Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome you back again on this digital platform of JK Boss Foundation classes. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है एग्रीकल्चर। जैसा कि आपने बेटा देखा होगा एग्रीकल्चर। आज हम इस वीडियो में, आज हम इस लेक्चर में एक वन शॉट में बेटा डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर को। ठीक है, इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर क्या करेंगे, डिस्कशन लेंगे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टर्म एग्रीकल्चर को सबसे पहले बेटा डिस्कस करते हैं। ये एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट डज मीन बाय एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर क्या होता है, इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो हमारे पास सबसे पहले बेटा एक टर्म आती है, ये एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट डज मीन बाय एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर को हम क्या कहते हैं, ये एग्री एंड कल्चर। इट इज बेसिकली द टर्म एग्रीकल्चर इज अ combination of two words that is agri and culture। एग्री का मतलब होता है बेसिकली बेटा फील्ड, ठीक है, या दूसरी जुबान में इसे बेटा सॉइल भी कहते हैं। और ये जो कल्चर है इसे लिया गया है वर्ड बेसिकली कल्ट्रा से, ठीक है, कल्चर याद रखिएगा। जियोग्राफी में हम कल्चर को क्या कहते हैं, कल्चर का मतलब जियोग्राफी में क्या है, कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन याद रखिएगा। कल्टीवेशन किस चीज का कल्टीवेशन, एग्री एंड कल्चर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। Basically, the word agriculture is derived from a Latin word ager or agri। ager या agri से बेटा इसे लिया गया है, ठीक, एगर या एग्री जिसका मतलब है सॉइल, और कल्चर का मतलब क्या है, कल्टीवेशन, यानी जमीन पर, मिट्टी पर कल्टीवेशन करना, उगाना। किन चीजों को उगाना, प्लांट्स को उगाना, क्रॉप्स को उगाना, एनिमल्स को पालना, यानी आर्ट एंड साइंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। आर्ट एंड साइंस of growing crops, remember it, art and science of growing crops is referred to agriculture। उसे बेटा हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। आर्ट एंड किस चीज का, आर्ट एंड साइंस, रिमेंबर आर्ट एंड साइंस, आर्ट एंड साइंस, या दूसरी भाषा में हम कहेंगे ये टेक्नोलॉजी है, ये तरीका है, प्रैक्टिस है, किन चीजों को रियर करना, किन चीजों को, यानी जब आप प्लांट्स ग्रोथ करोगे, जब आप प्लांट्स के साथ क्रॉप्स ग्रो करोगे, एनिमल्स को पालोगे, क्योंकि कुलहम तौर पर हम एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, ज़राअत कहते हैं। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिहाज से, इकोनॉमिक्स के लिहाज से, इकोनॉमिकली ये क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ये बुनियाद प्रोवाइड करता है। क्यों प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर हम उस सेक्टर को कहते हैं जहां पर हम नेचुरल चीजों को, नेचुरल एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके, जैसे हवा है, पानी है, लैंड है, उनका इस्तेमाल करके हम एक इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, नेचुरल फैक्ट, नेचुरल चीजों को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रैक्टिस करते हैं, यानी हम अपना लाइवलीहुड, हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। वहां पर भी, यहां पर भी बेटा सेम वही मैकेनिज्म है। हाँ, इसी वजह से आप देखिए, जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बुनियाद पर, जब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसको कहेंगे, वो एक्टिविटी जहां से हमें प्रॉफिट मिलेगा, जहां से हमें नफा मिलेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब होता है, इकोनॉमिक बेसिकली स्टडी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जिनसे हमें प्रॉफिट मिलता है, जिनसे हमें नफा मिलता है। तो एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो उन इकोनॉमिक उस तरीके से अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर को, हम एग्रीकल्चर क्या आता है बेटा, प्राइमरी एक्टिविटी में आता है, रिमेंबर, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के हिसाब से 3 तरह की एक्टिविटीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब ये प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है एग्रीकल्चर, इस चैप्टर में इसको डिस्कस किया गया कि हम समझ पाए प्राइमरी एक्टिविटी एग्रीकल्चर को क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज है जो प्रोडक्शन के साथ डील करती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो किसके साथ डील करती है, रिमेंबर, जो डील करती है मैन्युफैक्चरिंग के साथ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, जहां पर हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। और टर्शियरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जहां पर हम खाली सर्विसेज देते हैं,
हाँ, हमें प्रोडक्ट नहीं बनाना है टर्शियरी सेक्टर में, हमें सर्विस सेक्टर में प्रोडक्ट नहीं बनाना है, बल्कि हमें सर्विसेज देनी है। ठीक, तो यहां पर प्राइमरी एक्टिविटी और दोज एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन, यानी एक्सट्रैक्शन के साथ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिशिंग, क्योंकि फिशिंग भी बेटा पानी, खुद पानी है। हाँ, आप बेटा कहीं से मछलियां पकड़ते हो या मछलियों को आप क्या करते हो, यू आर, हाँ, आप बेटा मछलियों को पालते हो या मछलियों का फार्म लगाते हो, तो नेचुरल चीज़ों का वहाँ पे इन्वायरमेंट है ना, सनलाइट नेचुरल है, पानी नेचुरल है, ज़मीन नेचुरल है, तो उनको इन्वॉल्व करके आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उसे हमने क्या नाम दिया, उस ऐसी एक्टिविटीज़ को हम प्राइमरी एक्टिविटी या बेटा ऐसी एक्टिविटीज़ को हम प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं। इस सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को हम, प्राइमरी एक्टिविटीज़ को हम कौन सा नाम देते हैं, प्रोडक्शनल एक्टिविटीज़ भी नाम देते हैं। फिर आती है दूसरे लेवल की एक्टिविटीज, जो किस चीज के साथ जुड़ी हुई है, प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू मैन्युफैक्चरिंग। अब हम इन प्राइमरी प्रोडक्ट्स को क्या बना रहे हैं, अब हम इन्हें क्या बना रहे हैं, फिनिश्ड गुड बना रहे हैं या मोर फिनिश्ड गुड। फॉर एग्जांपल, हमें प्राइमरी सेक्टर से कॉटन मिला, रिमेंबर कॉटन मिला प्राइमरी सेक्टर से, उसको ले गए हम फैक्ट्री, और फैक्ट्री में हमने क्या किया, हमने उससे बनाया क्या, फैब्रिक्स बनाया, हमने उससे बेटा कमीज बनाई, हमने वहां से पैंट बनाया। अब जो हम यहां पर अलग अलग लेवल्स पर काम करेंगे सेकेंडरी सेक्टर में, तो उसे हमने कहा सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक, फिर आती है टर्शियरी एक्टिविटी, तैयार हो गया, शोरूम पे बेचने के लिए तैयार हो गया, हमने यहां से कोट बनाया, पैंट बनाया, उसको दुकान पर भेजा। अब दुकानदार यहां से कपड़ा प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो बेटा यहां पर कपड़ा प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो खाली बेचेगा, वो अपनी सर्विसेज देगा, तो उस सर्विस को हम टर्शियरी कहते हैं। दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डॉट प्रोड्यूस गुड, ये चीजें खुद नहीं बनाते, बल्कि हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस को। ठीक है, सपोर्ट फॉर प्रोडक्शन। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी तरह की होती है, 3 तरह की। बेसिकली एग्रीकल्चर को समझने के लिए, कभी कहते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे, ये प्राइमरी एक्टिविटी है, तो यहां से हमें पता चला कि प्राइमरी एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती है जो किसके साथ जुड़ी हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज को अप्लाई करके, नेचुरल रिसोर्स को अप्लाई करके एक हमें क्या करती है, हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, हमें प्रोडक्शन में हमें हेल्प करती है, या हम नेचुरल रिसोर्सेज को ही कनेक्ट करते हैं और अपनी कमाई करते हैं। ऐसी एक्टिविटीज को बुनियादी एक्टिविटीज या प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। चले आगे। अब जरा बेटा देखिए, अब जो मुख्तलिफ कल्चर्स हम कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, यानी यहां पर आप देखिए मुख्तलिफ कल्चर हमारे पास क्या क्या है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। एक एग्रीकल्चर है रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक, क्रॉप्स को उगाना और एनिमल्स को लाइव स्टॉक, जैसे आप अगर बेटा देखोगे, आप गायों को पाल रहे हो, आप भेड़ों को पाल रहे हो, आप इसके बगैर सिर्फ आप बेटा क्या कर रहे हो, आप मुर्गियों को पाल रहे हो, ठीक है, पोल्ट्री फार्म, तो वो सारा किस में आता है, एग्रीकल्चर में। फिर दूसरी टर्म हमारे पास है सिरीकल्चर, सिरी प्लस कल्चर, यानी रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स एंड सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क वॉर्म्स को रियर करना और सिल्क को प्रोड्यूस करना सिरीकल्चर कहलाता है। कल्चर का मतलब बेसिकली, ये जो कल्चर वर्ड है ना, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा समंदर है। कल्चर 2 तरीकों का होता है, मटेरियल भी और नॉन मटेरियल भी। ठीक, कल्चर वे ऑफ लाइफ भी है। हाँ, कल्चर ज्योग्राफी में कल्टीवेशन का मतलब है, कल्टीवेशन, यहां पर बेटा इसे हम कहते हैं इट इज अ कल्टीवेशन। कल्चर कल्ट्रा से आया है। ठीक, अब हम इतना लंबा यहां नहीं जाएंगे इसके ओरिजिन पर। कल्चर एक नंबर ऑफ एक्टिविटीज को अपने अंदर जोड़ता है, दैट वाई यहां पर कहा गया है कल्चर, एग्रीकल्चर, सिरीकल्चर। कल्चर एक नंबर ऑफ अम्ब्रेला टर्म है। ठीक, पेसिकल्चर, हाँ, ब्रीडिंग ऑफ फिश, विटीकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्लावर्स को, क्योंकि अब एक और टर्म आई है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ठीक है, किनके साथ, जहां पर आप फ्लावर्स को क्या करोगे, कल्टीवेट करोगे, उन्हें फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कल्चर है, वेरियस टाइप्स ऑफ कल्चर जो हमें बेटा देखने को मिलते हैं। आगे चलेंगे, इसी चैप्टर से हमें पूछा जाता है ये फॉर्म सिस्टम क्या होता है। हाँ, ये फॉर्म सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग,
यानी अगर हम एग्रीकल्चर देखेंगे, एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर हम होल जो भी एक्टिविटीज हम जमीन से रिलेटेड करते हैं, उगाने की, हाँ उगाने की जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन्हें हम एग्रीकल्चर कहते हैं, जो जमीन से जुड़ी हुई हो, ठीक है, जो मिट्टी से जुड़ी हुई हो, एग्री एंड कल्चर। बट वहां पर हमें क्या मिलेगा? एग्रीकल्चर को हम उर्दू में ज़राअत कहते हैं, हाँ। और यहां पर फार्मिंग क्या है? फार्मिंग जमींदारी है। जमींदारी एक पर्टिकुलर एरिया को कनेक्ट करती है, ठीक। जरा बेटा देखते हैं, चलते हैं आगे। क्या हमें यहां पर कहा गया है? फार्मिंग में बिल्कुल आपको क्या करना होगा? फार्मिंग में, जमींदारी में हम बीज लगाते हैं, खादें लगाते हैं, मशीनों का यूज करते हैं, लेबर यूज करते हैं, यानी हम यहां से इनपुट देते हैं। हम पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर और प्लग करते हैं, सोक, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, ये कुछ खास ऑपरेशन है किसकी? फार्म सिस्टम की। पूरा एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है फार्मिंग, यानी जमींदारी एक पूरा मैकेनिज्म है। अब वहां से आउटपुट आपको क्या मिलेगा? अगर आप गाय पाल रहे हो, आपका गाय फार्म है बेटा, तो आपको डायरी, वहां से फिर दूध मिलेगा, क्रॉप्स मिलेंगी, वूल मिल सकता है, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, अंडे, या बेटा आपको वहां पर चिकन मिलेगा, हाँ गोश्त के लिए। इसके लिए फार्मिंग इंक्लूड्स द रेयरिंग ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज एनिमल्स। फार्मिंग में क्या होता है? क्रॉप्स को रियर करना और एनिमल्स को पालना, ठीक है। फार्मिंग रिमूव्स द कंसर्न्स ऑफ फार्मर ऑफ बैड क्रॉप्स एंड क्रॉप लॉस एज वेल। ये जो फार्मिंग क्या है बेटा? फार्मिंग का एक बड़ा मसला ये भी है कि जो पहले पहले लॉस का खतरा होता था वो अब नहीं रह रहा है, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। हाँ, हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अब क्रॉप फेलियर बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अब वो भी बेटा इसका हिस्सा बन गया है, किसका? फार्म सिस्टम का। चलिए आगे बेटा बात करते हैं एग्रीकल्चर। मैंने पहले कहा एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी। पहले हमने कहा प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, जहां पर क्या है, इसमें क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ग्रो करना, फ्लावर्स को रियर करना, लाइव स्टॉक को पालना। यहां पर कहा जाता है इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। पूरी दुनिया में 50% लोग इस काम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, हाँ, पूरी दुनिया के। और जब आप आगे चलोगे ना, आपको पता, आपको सुनने को मिलेगा, इट इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। क्या है मेरा बेटा? लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। रिमेंबर, इट इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। और 2/3 ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 ऑफ इंडियन, याद रखिएगा, 2/3 जो इंडिया के लोग हैं वो किस पर, यानी 3 में से 2 लोग किस पर डिपेंडेंट है? अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अभी भी एग्रीकल्चर पर 2/3 लोग किस पर डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। सॉरी, 2/3 फॉर 2/3, ठीक है। 2/3 बेटा आप देखो, यानी 2/3, 100 में से मानो बेटा 60-65% लोग अभी भी इंडिया में एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। फेवरेबल टोपोग्राफी, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है, सॉइल है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा किसके लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एग्रीकल्चर में। लैंड ऑन विच द क्रॉप्स ग्रो इज नोन एज, अच्छा, जिस जमीन पर आप क्रॉप्स उगा सकते हो उसे हम एरेबल लैंड कहते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी बेटा क्या है? कहीं कहीं पर पूरी दुनिया में बेटा कुछ एरियाज तक ही कंसंट्रेटेड है। क्यों? वजह है उसके पीछे वहां के फैक्टर्स, पानी हो, इरिगेशन होना जरूरी है, बारिश का होना जरूरी है, मॉडरेट या काम, बिल्कुल एक बैलेंस्ड गर्मी होना जरूरी है। साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन on the soil, raising crops and rearing livestock is called farming। अब जरा बेटा देखिए, फार्मिंग की एक डिफिनेशन यहां पर है। साइंस क्या बेटा? तरीका, जानना। आर्ट, कल्टीवेशन का, किसके साथ? जमीन के साथ, मिट्टी के साथ। और क्रॉप्स को उगाना, रेयर करना लाइव स्टॉक को, उसे हम किस में जोड़ते हैं? फार्मिंग में जोड़ते हैं। चले आगे, चलिए बेटा। फिर कहा गया है व्हाट इज फार्म सिस्टम। ये फार्म सिस्टम क्या है? तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर और फार्मिंग क्रॉप्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना या फार्मिंग, किनको? फसलों को उगाना भी, उसे हम एज अ सिस्टम मानते हैं, एक सिस्टम मानते हैं। तो इंपॉर्टेंट इनपुट उसमें बेटा हमने अभी देखा, फर्टिलाइजर, मशीनरी, लेबर, इसमें हम बेटा करते हैं, इरिगेशन यूज करते हैं, बहुत सारा एक प्रोसेस है, ऑपरेशंस है, बहुत सारे काम। और वहां से हमें क्या मिलेंगे? क्रॉप्स मिलेंगे, वूल और डायरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी इनपुट एंड आउटपुट ऑफ दीज थिंग्स आर नोन एज फार्म सिस्टम।
अब जरा देखिए, बहुत सारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमारे पास है, ठीक है। इसने कहा डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड। फार्मिंग को हम बेटा मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फार्मिंग पुराने तरीके से भी होती है, एक नए तरीके से भी होती है। तो फार्मिंग का जो बुनियादी और बेसिक है उसे हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। बुनियादी सबसिस्टेंस, जहां पर फार्मिंग होती थी किस लिए? अपने आप को, अपने घर को, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए एग्रीकल्चर या जमींदारी होती थी। हाँ, सबसिस्टेंस फार्मिंग यहां पर क्या होती है? स्मॉल छोटे छोटे पैचेस होते हैं, छोटी छोटी जमीनों पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है। और कैसे होती है? प्रिमिटिव टूल से, बुनियादी टूल से, यानी बेटा बिल्कुल पुराने तर्ज के, ट्रेडिशनल फार्मिंग हम इसे कहते हैं। फार्मर्स गरीब होते हैं, वो बेटा फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते हैं, वो HYVs हाई यील्ड वैरायटीज यूज नहीं करते हैं, यानी हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यूज नहीं करते, खाली अपना पेट भरने के लिए वो ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन यहां पे अवेलेबल नहीं होती है। हाँ, मोस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये बेटा ज्यादातर जो भी यहां से प्रोड्यूस होगा वो फार्मर अपने खर्चे के लिए यूज करता है। सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। किस किस में? एक तो इंटेंसिव सबसिस्टेंसिव एग्रीकल्चर। पहला हिस्सा क्या है इसका? इंटेंसिव सबसिस्टेंसिव। इंटेंसिव सबसिस्टेंसिव में क्या होता है? ये वो सबसिस्टेंस है जहां पर हम थोड़ा मॉडर्न तरीके से, या हमारे पास प्लॉट्स ऑफ लैंड होंगे, स्मॉल प्लॉट ही होगा, फार्मर कल्टीवेट करता है इंटेंसिव सबसिस्टेंसिव में छोटे छोटे प्लॉट्स पर। हाँ, सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करता है और लेबर का इस्तेमाल करता है। सबसिस्टेंसेस में जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस था वहां पर आप फैमिली को एज अ लेबर यूज करते हो, बट यहां पर आप बाजार से थोड़ा पैसा यूज करते हो, ठीक है। आप क्या करती हो? लार्ज नंबर ऑफ डेज। ऐसे में क्या होना चाहिए? यहां पर बेटा आपको लंबे लंबे डेज होने चाहिए, सनशाइन बहुत होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पर एक से ज्यादा क्रॉप साल में उगाए जाते हैं, और इन जगहों पर ज्यादातर राइस एक मेन क्रॉप है जो इस इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में प्रैक्टिस होती है एज अ क्रॉप, ठीक है। जो बाकी क्रॉप्स है उनमें वीट, माइज, पल्स और ऑयल सीड्स बेटा इंटेंसिव सबसिस्टेंस में उगाए जाते हैं। ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या करता है बेटा? थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन। तो बेटा इंडिया में आप देखोगे यहां पर ये इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, ठीक है। यानी इस प्रिमिटिव से थोड़ा बढ़कर, प्रिमिटिव से थोड़ा आगे जाकर ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है। इट इज समवट बेटा ये एक कदम था मॉडर्न फार्मिंग की तरफ, ठीक है। उसमें क्या होता है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में बेटा, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जब हम इसी का एक हिस्सा देखते हैं तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इसको हम बेटा ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को जब हम देखते हैं इसे हम फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में। एक को हम कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है? ये ज्यादातर घने जंगलों में प्रैक्टिस होता है, अमेजोन में, इंडिया में, ट्रॉपिकल या साउदर्न ईस्ट एशिया है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है, वहां पे प्रैक्टिस होती है। इस एग्रीकल्चर में क्या होता है? सबसे पहले जमीन का एक हिस्सा लिया, ठीक है, उस पर जो भी पेड़ थे उन पेड़ों को क्या किया? काट डाला, ठीक है। काटने के बाद क्या होता था? इन्हें जला देते थे, ठीक है। जलने के बाद पूरी राख होने का वेट करते थे। राख एक बार हो गई, उस राख को किसके साथ मिलने देते थे? जमीन के साथ। ये राख की वजह से ये जमीन, ये प्लॉट क्या हो जाता था? फर्टाइल हो जाता था। एक बार फर्टाइल हो गया तो फिर उसे ट्रेडिशनल तरीकों से उसमें सीड्स लगाते थे। फिर बेटा नेचुरल, इसमें क्या होता है? शिफ्टिंग में ये बेटा ये जो प्लॉट तैयार हुआ है पेड़ काटने के बाद, राख मिलने के बाद, ये कहा जाता है 13 से 15 साल ये चलता है। उसके बाद एक नई जमीन आपको ढूंढनी पड़ती है क्योंकि इस जमीन की फर्टिलिटी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। वही बात है, आफ्टर लैंड इज क्लियर्ड क्रॉप्स आर ग्रोन 2 to 3 years, ठीक है। फिर क्या होता है? द फार्मर्स देन मूव टू, फिर जब एक बार इसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई, डिक्रीज हो गई, तो दूसरी जगह ड्राई पैडी, हाँ, माइज, मिलेट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स कॉमनली ग्रोन। बेटा यहां पर देखिए हमने कहा मिलेट्स और ड्राई पैडी बेटा यहां पर उगाई जाती है। इस एग्रीकल्चर को, इस टाइप ऑफ फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का नाम भी दिया जाता है। किसको? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। आपके पेपर में जो मॉडल पेपर है वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे, अब जरा बेटा बात करते हैं मेजर क्रॉप्स पर। हाँ, इससे पहले हमें एक और चीज बेटा देखने को मिलेगी, वो है नोमैडिक फार्मिंग, नोमैडिक हर्डिंग। क्या?
नोमैडिक हर्डिंग। रिमेंबर नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, मैंने सोचा नहीं इसको पहले पढ़ना जरूरी है। नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है? नोमैडिक हर्डिंग में क्या होती है? नोमैडिक का मतलब क्या होता है? खाना बदोश। खाना बदोश वो लोग जो अपना ठिकाना कांधों पर लेके, एक पर्शियन वर्ड है खाना बदोश। खाना बदोश किनको कहते हैं? जो अपना घर संसार लेके एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। क्यों? फॉर द वो बेटा अपने जानवरों को लेके जाते हैं, उनको घास वगैरह खिलाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, तो नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है? दे यूजुअली यूज्ड, ये बेटा रियर करते हैं एनिमल्स को। क्या करते हैं? रियर एनिमल्स। इन दिस फार्म सिस्टम पीपल यूज टू रियर एनिमल्स। क्या करते हैं? पीपल क्या यूज करते हैं? यूज रियर एनिमल्स। रियर एनिमल्स जानवरों को पालते हैं टू फीड, वो क्या करने के लिए? अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए। तो ये एक जगह से दूसरी जगह, सहारा इंडिया, सहारा डेजर्ट्स और इंडिया में ये प्रैक्टिस होता है। ठीक है, लाइवलीहुड याद रखिएगा, अपना गुजारा चलाने के लिए। जब आप आगे चलोगे आपको पता चलेगा, कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, हाँ गड़ी शेफर्ड्स, ये बेटा बेहतरीन एग्जाम्पल है नोमैडिक हर्डिंग का। इसके बगैर जब आप आगे चलोगे आपको एक और, आपको कमर्शियल फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग के बारे में सुनने को मिलेगा। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? याद रखिएगा बेटा, कमर्शियल फार्मिंग एक और फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग का, कमर्शियल फार्मिंग किस फार्मिंग को कहते हैं? जहां पर व्हेन यू प्रैक्टिस, याद रखिएगा, व्हेन फार्मर याद रखिएगा, जब फार्मर प्रैक्टिस करता है, व्हेन फार्मर प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, जब फार्मर प्रैक्टिस करता है एग्रीकल्चर को, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एज अ बिजनेस, तो क्या करता है? एज अ बिजनेस वो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करता है, वो फार्मिंग करता है। इसमें क्या होता है? इसके फीचर्स याद रखिएगा, स्मॉल नहीं, वहां पर सबसिस्टेंस में क्या होता था? स्मॉल प्लॉट्स होते थे। तो लार्ज फार्म यूज होते हैं, लार्ज फार्म्स यूज होते हैं, याद रखिएगा किसमें? कमर्शियल फार्मिंग में। क्या होते हैं? लार्ज फार्म्स, बड़े बड़े फार्म्स यूज होते हैं, बड़े बड़ी जमीनें, बड़े बड़े लार्ज फार्म्स या लार्ज प्लॉट्स यूज होते हैं किसके? फार्मिंग के लिए बेटा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए बड़ी बड़ी जमीनों का इंतखाब होता है। यूज ऑफ मशीनरी, ये बेटा यूज ऑफ मशीनरी, ये मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल फार्मिंग में। यूज ऑफ HYV, हाई यील्ड वेराइटीज का इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये मेरा बेटा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यूज ऑफ, और क्या करते हैं? यूज ऑफ वेयर हाउस, ये बेटा यूज ऑफ वेयर हाउस करते हैं। इनके पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं ताकि ये फसलों को क्या रखे? स्टोर कर सके। ये मार्केट की गलत स्ट्रेटजीज या मार्केट के लालच का शिकार ना हो, या मार्केट का शिकार ना हो, इसलिए इनके पास वेयर हाउस होता है। ये क्या करते हैं? कमर्शियल फार्मर्स आपको USA में मिलेंगे, आपको यूरोप में मिलेंगे, जो जमीन, जो कल्टीवेशन करते हैं न कि अपने पेट को भरने के लिए बल्कि मार्केट में इन फसलों को बेचने के लिए। वीट, पैडी, बहुत सारी चीजें हैं जो बेटा मार्केट में प्लांटेशन क्रॉप, कमर्शियल से ही, कमर्शियल का अगर हम कहेंगे ना, इसी कमर्शियल फार्मिंग ने जन्म दिया किसको? प्लांटेशन को, जो इंपॉर्टेंट है प्लांटेशन फार्मिंग। रिमेंबर प्लांटेशन फार्मिंग एक इंपॉर्टेंट फार्मिंग है। रिमेंबर याद रखिएगा, प्लांटेशन फार्मिंग किसको कहते हैं? प्लांटेशन फार्मिंग जब आप क्या करोगे? सिंगल क्रॉप आप उगाते हो, इसमें, इस फार्मिंग में सिंगल क्रॉप आप उगाते हो, सिंगल क्रॉप आप कल्टीवेट करते हो। सिंगल क्रॉप को क्या करते हो? कल्टीवेट करते हो। किस पर? लार्ज प्लॉट्स पर, लार्ज पैक ऑफ लैंड पर, लार्ज पैक ऑफ लैंड को आप यूज कर रहे हो। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें इसकी एग्जांपल क्या है? टी कल्टीवेशन इसकी एग्जांपल है, टी कल्टीवेशन, चाय उगाना, कॉफी उगाना। ठीक है, ये बेटा एग्जांपल है प्लांटेशन की। प्लांटेशन, आप बड़े बड़े लैंड पर क्या कर रहे हो? बड़े बड़े पैक ऑफ लैंड्स पर आप क्या उगा रहे हो? आप एक ही तरह की फसल उगा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे। नाउ लेट वी डिस्कस। तो बेटा रिमेंबर हम बात कर रहे थे किस पर? हम बात कर रहे थे मेजर क्रॉप्स की। अब हम बेटा देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में, मेजर क्रॉप्स में हमारे पास फूड क्रॉप्स भी है, हमारे पास फाइबर क्रॉप्स भी है, हमारे पास फाइबर क्रॉप्स भी है, बेवरेज क्रॉप्स भी है। 3 तरह के हमारे पास मेजर क्रॉप ग्रुप्स है, जिनमें पहला ग्रुप आता है जिन्हें हम कहते हैं फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में क्या क्या आता है? राइस आता है, वीट आता है। फिर उसके बाद फूड क्रॉप्स के बाद हमारे पास एक और क्रॉप का ग्रुप आता है जिन्हें हम बेवरेज क्रॉप्स कहते हैं। बेवरेज क्रॉप्स जिसमें टी,
और कॉफी आती है। फिर हमारे पास एक और ग्रुप आता है जिन्हें हम फाइबर क्रॉप्स कहते हैं, जिनसे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, जिनमें आपको स्पेशली सिल्क मिलेगा। ठीक है, सिल्क के बाद आपको क्या मिलेगा, कॉटन मिलेगा और बेटा जूट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। तो सबसे पहले राइस की बात करते हैं। राइस क्या है, मेजर फूड क्रॉप है पूरी दुनिया का। हाँ, स्टेपल डाइट माना जाता है। कहां पर, स्टेपल, जो एक मेन फूड क्रॉप है उसे स्टेपल डाइट कहते हैं। कहां पर, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। राइस को अच्छे खासे टेम्परेचर की जरूरत होती है, अच्छे रेनफॉल की जरूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी में पनपता है। ये बेटा बेस्ट कहां पे उगता है, एल्यूवियल सॉइल में। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे चाइना लीड करता है प्रोडक्शन ऑफ राइस में। हाँ, इंडिया इसके बाद है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। और फिर बेटा जापान, श्रीलंका और इजिप्ट, यहां पर भी राइस कल्टीवेशन होती है। फेवरेबल क्लाइमेट बेटा, इसको यहां पर आप जब इंडिया में देखोगे तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये दो ऐसे एरियाज हैं जहां पर बहुत अच्छा राइस उगता है। और वेस्ट बंगाल तो इंडिया में नंबर 1 स्टेट है बेटा जहां पे राइस उगता है, नंबर 1 स्टेट इन राइस प्रोडक्शन इन इंडिया। व्हीट दूसरे नंबर पर आता है। इसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और अच्छा खासा रेनफॉल, बहुत ही लो रेनफॉल चाहिए, क्योंकि ये कौन सी क्रॉप है, ये रबी क्रॉप है। यहां पर मैं कहना चाहूंगा राइस क्या है, राइस बेटा एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ हम उन फसलों को कहते हैं जो कब उगाई जाती है, जो समर सीजन में विद ऑनसेट ऑफ मॉनसून जो उगाई जाती है। और बेटा व्हीट वो फसलें हैं, वो क्रॉप है जो हम कब उगाते हैं, जो हम विंटर्स में उगाते हैं, इसे रबी फसल कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है बेटा, इसे मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, लूमी सॉइल चाहिए। और कहां कहां पर अच्छे से उगती है, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, हाँ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और याद रखिएगा इंडिया इट इज ग्रोन, और याद रखिएगा इंडिया में ये फसल जो व्हीट की है ये विंटर में उगाई जाती है। इसके बाद हमारे पास एक और आती है, वो कौन है, वो मिलेट्स है। मिलेट क्या है, यानी जिन्हें हम कोरस ग्रेन्स भी कहते हैं। ये लेस फर्टाइल सॉइल में उगती है, सैंडी सॉइल में उगती है। ये हार्डी क्रॉप है। हाँ, इसे क्या चाहिए, एडिक्यूट, अच्छा खासा रेनफॉल चाहिए, हाई मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। ये सैंडी सॉइल में उगती है, एरिड सॉइल में उगती है। जवार, बाजरा, रागी, ये बेटा इंडिया में उगते हैं, इन्हें ही हम मिलेट्स कहते हैं। बहुत अच्छी क्रॉप है। कंट्रीज नाइजीरिया, चाइना और इंडिया में मिलेट्स उगती है। माइज बेटा, माइज कॉर्न भी कहलाता है, कॉर्न भी याद रखिएगा। यहाँ पर कश्मीरी में इसे मकाई कहते हैं और इंडिया में बड़ा ही मशहूर है सरसों दा साग और मक्के दी रोटी। हाँ, इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल इसे बहुत चाहिए, अच्छी सनशाइन चाहिए, वेल ड्रेनेड फर्टाइल सॉइल चाहिए। माइज नॉर्थ अमेरिका में अच्छी खासी उगती है, ब्राजील में उगती है, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, ये वो खास, और मैक्सिको, ये खास लीडिंग प्रोड्यूसर बेटा इसमें कौन है, यूएसए, पूरी दुनिया में सबसे लीडिंग। इसे फूड एंड फोडर क्रॉप भी कहा जाता है, फूड एंड फोडर क्रॉप, एंड फोडर क्रॉप, फोडर क्रॉप याद रखिएगा, फोडर क्रॉप कहते हैं, दो क्रॉप इसे बेटा कहते हैं, फूड एंड फोडर क्रॉप। ये खाने और जानवरों के लिए भी ये इस्तेमाल में होती है। इससे बेटा क्या बनाया जाता है, स्पेशली जो पोल्ट्री में जो एक मैन फूड यूज होता है वो इसी से, माइस से बनाया जाता है, मेज से बनाया जाता है। चलिए आगे, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉटन, फाइबर क्रॉप्स की बात करते हैं। कॉटन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, किस लिहाज से, फाइबर के लिहाज से। हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, यानी गर्मी वाले दिन चाहिए इसे। ये अच्छी कहाँ पे उगती है, ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल में। चाइना, यूएसए, कनाडा, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील, इजिप्ट, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन के। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडिया। इट इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल। कौन, याद रखिएगा, जब हम देखते हैं ना ब्लैक सॉइल इसके लिए जरूरत है। और कॉटन किसके लिए, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। ठीक, आगे चलेंगे, जूट सबसे इंपॉर्टेंट, अनदर, इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किसे कहेंगे, तो जूट इज नोन एज अ गोल्डन फाइबर। ये रिक्वायर इसे एल्यूवियल सॉइल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। हाँ, ये क्रॉप उगती है ट्रॉपिकल एरियाज में। इंडिया और बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है, और सबसे पहले नंबर पर इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश, और इंडिया में वेस्ट बंगाल, याद
रखिएगा वेस्ट बंगाल इंडिया में लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी 90% ये जो जूट है ये वहीं पे उगता है हुगली रीजन में, ठीक है, हुगली रीजन में ये सबसे ज्यादा उगता है। चले आगे, नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो बेवरेज क्रॉप्स की लिस्ट आती है, यानी वो क्रॉप्स जिन्हें हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले कौन आती है? कॉफी। इसे वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए कॉफी को, वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल चाहिए। कॉफी अगर आप इंडिया में देखोगे, दोनों बेटा इंडिया की फसलें नहीं है, प्लांटेशन के दौरान ब्रिटिश रूल में इंडिया में बेटा इंट्रोड्यूस की गई थी। हाँ, हिल स्लोप्स मोस्ट सूटेबल है किसके लिए? इस क्रॉप के लिए। ब्राजील लीडिंग प्रोड्यूसर है, कोलंबिया ब्राजील इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, इसके बाद कोलंबिया और इंडिया। ठीक, फिर बेटा बात करते हैं हम किसकी? टी की। टी क्या है? टी इज बेवरेज क्रॉप है या प्लांटेशन एज ये बेटा किस में उगाई जाती है? प्लांटेशन में। फिर आप देखिए ये रिक्वायर कूल क्लाइमेट और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल इसे चाहिए, ठीक है, पूरे साल अच्छी खासी रेनफॉल इसको चाहिए। क्यों? ताकि इसके जो पत्ते हैं, क्योंकि पत्तों से चाय हासिल होती है, उसके पत्ते अच्छे उगने के लिए बेटा अच्छी रेनफॉल का होना जरूरी है। इसे कैसी सॉइल चाहिए? इसे वेल ड्रेनेड लूमी सॉइल चाहिए, जेंटल स्लोप्स होने चाहिए। लेबर इज लार्ज, ये जो है ना टी, ये लेबर इंटेंसिव है, याद रखिएगा। क्या है? लेबर इंटेंसिव है माय डियर फ्रेंड्स, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका ये बेटा बेस्ट क्वालिटी टी प्रोड्यूस करते हैं पूरी दुनिया में, और इंडिया इस वक्त लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक, इसके बाद आपको बेटा क्या पूछा जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। यहां पर हम ऐड करना चाहेंगे, एक हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। रिमेंबर क्या पूछा जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए बेटा पढ़ते हैं इस टर्म को, ये डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हाउ कैन वी, अगर हम सीधे सीधे पूछे, ठीक है, हमें पूछा गया यहां पर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अगर हमें पूछेंगे और हाउ कैन वी डेवलप एग्रीकल्चर, हाउ कैन वी डेवलप एग्रीकल्चर, कैसे हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे? ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, कैसे एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे? ठीक है, तो सीधी सीधी बात है बेटा, हम कहेंगे, क्या कहेंगे? किताब को पढ़ के हम कहेंगे बाय द फॉलोइंग वी कैन डेवलप एग्रीकल्चर। हम इन पॉइंट्स की मदद से बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स या बाय द फॉलोइंग मेथड्स बेटर रहेगा। बाय द फॉलोइंग मेथड्स, इन मेथड्स की मदद से हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। बाय द फॉलोइंग मेथड्स वी कैन डेवलप एग्रीकल्चर। वो क्या होंगे? जरा चले बेटा डिस्कस करते हैं, वो क्या क्या होंगे। नंबर 1 बेटा, बाय यूज ऑफ HYV, हाई यील्ड वेराइटीज को हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, HYV से क्या होगा? हाई यील्ड वैरायटी से क्या होगा? जब आपकी सीड क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छी होगी। ठीक है, प्रोडक्शन अच्छी होगी तो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर खुद ब खुद डेवलप होगा। नंबर 2, यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी, जो मॉडर्न मशीनरी है उसका इस्तेमाल हम करेंगे। कहां पर बेटा करेंगे? मॉडर्न मशीनरी, यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी इन एग्रीकल्चर। उससे क्या होगा? क्योंकि यहां ये सेक्टर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, यहां पर लेबर पर बहुत खर्चा होता है। क्लाइमेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बारिश का खतरा रहता है, फसलों को खराब होने का खतरा रहता है जब ज्यादा टाइम पीरियड लगता है। तो वहां पर हम यूज ऑफ मॉडर्न मशीनरी करेंगे, तो वहां से क्या रिजल्ट आएगा? हम कम टाइम में हमारा हार्वेस्ट जल्दी होगा, सोइंग भी जल्दी होगा, तो हमें बचत ही बचत होगी, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करेंगे। नंबर 3 हम क्या करेंगे? यूज ऑफ क्या करेंगे? ऑर्गेनिक। हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, हम प्रैक्टिस करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हुआ? फर्टिलाइजर्स की वजह से हमारी जमीन की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो रही है, कैपेसिटी खत्म हो रही है। तो व्हेन वी डू द प्रैक्टिस, जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर 4 हम कहेंगे यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मगर कौन से फर्टिलाइजर्स हम लिखेंगे? हम करेंगे यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। उससे क्या होगा? सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट होगा। दैट वाई बेटा हम कहेंगे
रहेंगी कि हमारा एग्रीकल्चर यहाँ से भी क्या होगा, डेवलप होगा। नंबर 5 हम क्या करेंगे और क्या करेंगे, शाबाश, हम करेंगे इरिगेशन, यूज ऑफ मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स। जो मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स है उनको हम इस्तेमाल में लाएंगे। जो हमारे पास ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है उसको खत्म करेंगे, हम उसको यूज नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, कम पानी की मदद से हम अच्छी फसलें उगा सकेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम क्या करेंगे याद रखिएगा, हम करेंगे एक और काम, हम एक्सपर्ट एडवाइस को यूटिलाइज करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस को लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा एग्रीकल्चर डेवलप होगा, हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, हमारा फार्मर गरीब नहीं होगा, हमारा फार्मर अमीर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने दी, हमने कहा इनकी मदद से हम एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। हमें आगे क्या दिया गया है, हमें दिया जाएगा 2 फॉर्म्स। याद रखिएगा, हमें एक और चीज दी जाएगी, 2 फॉर्म, हमें मॉडल एक दिया जाएगा, हमें 2 केसेस दिए गए हैं, केस स्टडीज दी गई है। क्या दी गई है, केस स्टडीज। वो केस स्टडीज हमें कहाँ की दी गई है, एक हमें दी गई है यूएसए की, एक हमें दी गई है इंडिया की। हमें कहा गया आप इन 2 फार्मर्स को देखिए। ठीक है, हमें समझना है इंडिया का फार्मर क्या कर रहा है, यूएसए का फार्मर क्या कर रहा है। यूएसए का फार्मर मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा है, आप कंपैरिजन में देखिए। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग क्या कर रहा है, ये मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा है। और वहीं पर जो इंडिया का फार्मर है वो ट्रेडिशनल या हम कहेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंसिव प्रैक्टिस कर रहा है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास मॉडर्न मशीनरी नहीं है। ये बंदा क्या कर रहा है, ये यूज कर रहा है मशीन्स का। कौन, यूएसए का फार्मर। और बेटा इंडिया का फार्मर क्या कर रहा है, यूज ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स या ट्रेडिशनल, ये क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल टूल्स इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, ये बंदा क्या कर रहा है, यूएसए का, ये यूज कर रहा है किसको, ये एक्सपर्ट यानी साइंटिफिक बेसिस पर एक्सपर्ट गाइडेंस यूज कर रहा है, एक्सपर्ट एडवाइस उसको यूज कर रहा है। ये नंबर 4, ये क्लाइमेट के लिए ये क्या करता है, क्लाइमेट फैक्टर्स, वेदर पर नजर रखे हुए है, कब बारिश होगी, कब मुझे दवा लगानी है। ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहा है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपनी फसल पर खतरा ना हो। पेस्टिसाइड्स, हाँ, ये बड़े बड़े प्लॉट्स, लार्ज प्लॉट्स यूज कर रहा है, लार्ज प्लॉट्स यूज कर रहा है। और इंडिया का फार्मर क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो स्मॉल प्लॉट्स यूज कर रहा है, स्मॉल प्लॉट्स यूज कर रहा है। हाँ, वो मिक्सड क्रॉप, ये क्या कर रहा है, वो मिक्सड क्रॉपिंग कर रहा है। कौन, यूएसए का फार्मर मिक्सड क्रॉपिंग यूज कर रहा है, मिक्सड क्रॉपिंग। हाँ, वो 2 मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहा है, मल्टीपल फार्मिंग कर रहा है, बहुत तरीके, वो उसमें एनिमल्स को भी रियर कर रहा है, वो वहां पर फसलें भी उगा रहा है। और इंडिया का फार्मर क्या कर रहा है, सिंगल क्रॉप उगा रहा है। हाँ, अपनी फैमिली वो यूज कर रहा है, फैमिली मेंबर्स को यूज कर रहा है, किसके लिए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए। वहीं पर जब हम देखते हैं बाकियों को, जो यूएसए का है वो मॉडर्न तरीके से फार्मिंग कर रहा है। दैट वाई यूएसए की फार्मिंग हम कहते हैं कि इंडिया में क्या आप यूज करो, अगर आप एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहते हो तो यूएस मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर आप प्रैक्टिस करो। उससे क्या होगा, इंडिया का एग्रीकल्चर डेवलप होगा। हमें समझने के लिए 2 केस टेस्ट दी गई है। हाँ, फार्मर ऑफ यूएसए, फार्मर ऑफ इंडिया, एक कंपैरिजन दिया गया है, कंपेयर समझने के लिए दिया गया है, ना कि खाली हमें इसकी रीडिंग करनी है, बस समझना है। एक आप क्या करोगे, होमवर्क आपका रहेगा, आप एक काम करोगे, आप एक शीट लोगे, यहां से एक कंपैरिजन लिखोगे। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन इंडियन फार्मर एंड यूएसए फार्मर, यहां से आप लिखोगे यूएसए वाला और यहां से आप लिखोगे इंडियन फार्मर। फिर आप दोनों की सिमिलरिटीज देखिए कहां कहां पर ये अलग है, जिससे क्लियर आपका हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो यहां से बेटा हमारा चैप्टर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। बस बेटा अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी इन वीडियो से हेल्प मिल रही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुंचाइए और हमें अपना सपोर्ट देते रहिए। मिलते ही इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट चैप्टर में, एक नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।